बता दी थी और आपका फर्स्ट लॉ भी हो गया था। फर्स्ट लॉ में भी आपको कुछ चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड लॉ से भी हम बात कर रहे थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हम चले गए थे। तो वही फोर्स होता है। थ्रस्ट के बारे में जाना था हमने पिछली क्लास में। थ्रस्ट क्या होता है, यस क्या थ्रस्ट के बारे में क्या जानकारी दी थी, किसे बोलते हैं थ्रस्ट, बताइए जरा। अगर मास चेंज होता है तो थ्रस्ट लगता है, मास चेंज नहीं होता है तो थ्रस्ट नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट जरा इस तरह से भी देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं सपोज ये कोई व्हीकल है, ये कोई व्हीकल है और ये रेस्ट में नहीं है, ये व्हीकल है, समझिए जरा ध्यान से। और इसकी वेलोसिटी व्हीकल की बी है, v1 है, ठीक है। और इसके पीछे से एक मास लीव हो रहा है, इसके पीछे से मास लीव हो रहा है और मास का लीव होने की जो वेलोसिटी है वो v2 है। और मास का जो रेट है इजेक्ट होने का पर सेकेंड, जो मास लीव हो रहा है वो dm/dt लीव हो रहा है। तो अगर आपको इसमें कोई पूछे कि थ्रस्ट क्या होगा, अभी तो जस्ट हमने पहले बताया था क्या कि एक व्हीकल है और वो रेस्ट में था और यहाँ से dm/dt रेट से एक मास इजेक्ट हो रहा है पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी v है। इसका थ्रस्ट मैंने आपको लिखवाया था पिछली क्लास में। और इसका थ्रस्ट क्या होगा, इस सिचुएशन में थ्रस्ट क्या होगा, तो वो जरा करके बताइए। जब तक मैं कुणाल को कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ कि कुणाल लेट क्यों हुआ क्लास में, तो अभी हो सकता है सो रहा। इसका जरा मुझे थ्रस्ट लिख के बताइए जरा कितना होगा इसका, इस केस का थ्रस्ट लिख के बताइए। तो क्या लेना पड़ता है, थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताया था पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट। थ्रस्ट इस केस में थ्रस्ट क्या था, थ्रस्ट हो जाएगा इस केस में m, इसका क्या होगा v, वेलोसिटी कितनी होगी v इंटू dm/dt होगा, क्यों भाई, ये बताया ना। क्यों, यस रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरा, यस सर, है ना। थ्रस्ट ये बताया था v इंटू dm/dt। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है आपका। यस सर, सब आ रही। हाँ अब आ रही है। तो इस केस में थ्रस्ट क्या हो जाएगा, देखो थ्रस्ट में करना क्या होता है, मैं आपको एक जस्ट रिजल्ट लिखवा देता हूँ। थ्रस्ट इज इक्वल टू होता है v रिलेटिव इंटू dm/dt। अब v रिलेटिव का क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है किसकी, जो आपका ये जो इजेक्ट हो रहा होता है, ये जो मास इजेक्ट हो रहा होता है पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी होती है जिस फ्रेम से वो अलग हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर आप देखो ना रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो इसका v2 इधर है, v1 इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ दिस रिस्पेक्ट टू दिस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v2 माइनस माइनस v1, तो ऐड नहीं हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर, हाँ, तो याद रखना कि रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है, तो थ्रस्ट ये आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लेते हैं केस एक और ले लेता हूँ, मान लो ये वाला केस ले लेता हूँ कि मान लो ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है v1 से, और जो इससे फ्यूल निकल, इससे जो मास निकल रहा है पर सेकेंड वो यहाँ पर v2 वेलोसिटी से निकल रहा है और उसका मास का रेट dm/dt है। तो इसमें थ्रस्ट ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर नहीं हो पाएगा, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट इधर नहीं हो पाएगा। थ्रस्ट जो लगेगा वो हॉरिजॉन्टल ही लगेगा, लेकिन इस v1 का कंट्रीब्यूशन थ्रस्ट में नहीं आएगा। अभी देखो इस v1 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ना, v2 थ्रस्ट में आ रहा है, यस बोलिए। लेकिन अभी इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा कि इसका कंपोनेंट कभी भी इधर नहीं जा पाएगा। तो इसमें जो थ्रस्ट हो जाएगा, थ्रस्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपली v2 इंटू dm/dt, क्योंकि इसका कंपोनेंट कोई भी इधर नहीं हो पाएगा। अंडरस्टैंड। यस एक केस और लेता हूं, जरा आप उसको मुझे करके बताइए कि किस तरह से करेंगे, डील कैसे करेंगे। तो चलिए ये आप मुझे कंप्लीट करके बताइए जरा।
ये क्लास का ऑडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप और अच्छे से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं एक हमने ये बीकर ले लिया कोई, ठीक है, एक बीकर ले लिया हमने और बीकर फुल ऑफ वाटर है, बीकर इज फुल ऑफ वाटर या फुल ऑफ लिक्विड मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, ओके। और बीकर की जो ये पाइप है कुछ इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से पाइप कर दिया जाए, इस तरह का पाइप कर दिया जाए, ठीक है, और काफी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है ताकि लिक्विड प्रेशर से आए। ये इसके बॉटम पे ही कर रखा है एक तरह से, ये हाइट एच है और ये स्मूथ सरफेस पे रखा है। कहाँ पे रखा है ये? स्मूथ सरफेस पे। आप लोग रिस्पॉन्स दिया करिए भाई। दिस इज प्लेस इन स्मूथ सरफेस। कहाँ रखा है ये? यस स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। कुणाल अभी भी नहीं आए, तो कोई नहीं, मुझे लगता है आज उसको पता है कि आज क्लास ही नहीं है शायद। मैसेज किया था ना आप लोगों को सबको? यस सर किया था। हाँ ठीक है। तो अलीशा जो है वो बच्ची अभी 10 तारीख करी थी क्लास में, अटेंड कर पाई, कुछ कहीं गई हुई है वो, है ना, कोई नहीं। तो ये जरा देखिए, स्मूथ सरफेस में अगर ये रखा है तो इसमें मुझे बताइए, यहाँ एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि इसका अगर एरिया बहुत ज्यादा है, इसका एरिया मान लो ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, एक बात कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, इसका जो ये जो टिप है वो ज्यादा लेंथ इसकी ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा एंगल पे दिया है। ये जो एंगल दिया है ये थीटा एंगल पे दिया है। इसका जो ये और होल किया हुआ है वो किसी एंगल पे दिया है इस तरह, लेकिन हाइट काफी ज्यादा है इसकी। तो इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। आपको एक लॉ बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, हमेशा काम आएगा। कोई भी बीकर में अगर लिक्विड भरा है बहुत ज्यादा हाइट तक, हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा हाइट तक ना भी भरा हो, लेकिन इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू होल। अगर मैंने जो यहाँ होल किया है, इस होल से एरिया की वैल्यू काफी ज्यादा है, अगर ए काफी ज्यादा है तो इस होल से तो लिक्विड बाहर आएगा। आगे जाके हम लोग उसमें पढ़ेंगे फ्लूइड में। तो इस होल से जो लिक्विड बाहर आता है उसकी वेलोसिटी √2gh होती है। एच वो हाइट लेते हैं जो हाइट इस होल के ऊपर लिक्विड की हाइट होती है, वो हाइट ली जाती है। कुणाल गुड मॉर्निंग। कुणाल यादव गुड मॉर्निंग सर। तो आज नींद में थे क्या? नींद नहीं टूटी थी क्या आपकी? कुणाल ओके, कोई बात नहीं। तो अभी हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया था, तो उसके पहले हमने कुछ चीजें थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, पिछली क्लास में बताया था ना। थ्रस्ट प्रतिक्रिया, थ्रस्ट एक तरह से प्रतिक्रिया बल है। अब प्रतिक्रिया बल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन होगी, तो एक तरह से प्रतिक्रिया बल है ये हमेशा विपरीत लगता है। जैसे जिस दिशा में उसका मास निकल रहा होता है किसी बॉडी को, उसके विपरीत लगता है। इसके दो क्वेश्चंस कराए, एक दो चीजें बताई थी, वो आपको मैंने वीडियो शेयर कर दूंगा। तो अभी हमने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिया है। ये हमारा बीकर है और एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, और बीकर का जो क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके होल से। तो एक लॉ होता है लिक्विड में, फ्लूइड में, कि जब भी इस स्मॉल होल से लिक्विड बाहर आता है, उसमें निकलने वाले द्रव का जो वेग होता है वो √2gh होता है। या उसी तरह से होता है जैसे हम एक पार्टिकल को एच हाइट से गिराए और वो एच हाइट डिसेंड करने के बाद जो वेलोसिटी अटेन कर लेता है, अर्जित कर लेता है, वही वेलोसिटी हो जाती है। इसको टॉरी-शेली थ्योरम के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप लोग ड्रॉपर बैच से हो, इसलिए मैं आपको हेजिटेट नहीं करूंगा ऐसी चीजों को बताने के लिए। आगे आएगी वो तो ठीक है आएगी, लेकिन अभी भी आपको ये पता होना चाहिए। इसको टॉरी-शेली थ्योरम बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बोलते हैं? टॉरी-शेली थ्योरम। हाँ, तो इसको नाम लिख सकते हो, टॉरी-शेली थ्योरम। तो अभी मैं एक बात कर रहा था कि अगर मान लो ये आपने ये जो ये स्मॉल होल किया, उसको किसी एंगल पर आपने टिल्टेड कर दिया है, यानी ये एंगल थीटा बना रहे हैं यहाँ से, तो जो लिक्विड का जो वेग होगा वो तो इस दिशा में होगा ना भाई? अरे होगा कि नहीं? यस। हाँ, तो लिक्विड का इस दिशा में वेग होगा, इस दिशा में वेग का मान क्या होगा? √2gh ही हो जाएगा, क्योंकि h वो लेते हैं जो इसके ऊपर होता है,
ये वाली हाइट बहुत कम है, ये जस्ट एक तरह से बॉटम में ही मान लेते हैं। अरे बोलो ना यार, तो इसी हाइट Yes, पर इसी हाइट से रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। अगर मान लो ये हाइट थोड़ी देर के लिए एच नॉट भी मान लो, तो आप इसको क्या लिखोगे, कैपिटल एच माइनस एच नॉट लिखोगे, और एच नॉट तो बहुत कम है, तो आप एच नॉट को हटा सकते हो, दिस कैन बी ऑलमोस्ट 2gh आएगा कि नहीं आएगा? yes sir. ओके, तो अब मैं बात वो कर रहा हूं कि अब इस केस में थ्रस्ट क्या लिखोगे, इसका थ्रस्ट बताइए कितना होगा, और इसमें लिक्विड की जो डेंसिटी है रो है, और इसका एक्सेलेरेशन भी बताइए किसका, बी कर, और किस डायरेक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन भी बताइए, क्या बताइए, नॉर्मल रिएक्शन भी बताइए। अब आपको क्या क्या चीजें पूछ ली मैंने, देखो कई चीजें, एक तो एक से सबसे पहले तो पूछ लिया थ्रस्ट कितना लगेगा, दूसरी बात एक्सेलेरेशन कितना होगा, तीसरी बात नॉर्मल रिएक्शन बताइए। अब आप पूछिए नॉर्मल रिएक्शन कहाँ की, किस बात की नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आ रही है? अरे भाई किसी बॉटम में सरफेस में रखा है तो उस सरफेस की रिएक्शन होगी कि नहीं, नॉर्मल रिएक्शन को मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसका अगर आप देखो इसी इंस्टेंट पे बताना है, जिस इंस्टेंट पर हमने ये डायग्राम बनाया है, अगर आप वीडियो बनाओगे तो आप ये चीजें बाकी चीजें भी क्लियरली समझ पाओगे। नॉर्मल रिएक्शन तो आपका ये होगा, अरे होगा कि नहीं, और mg उस समय मास जो उस समय लिक्विड जो भरा होगा उस लिक्विड का अपना मास होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना यार, Yes sir. Yes sir. ये बाकी लोगों को समझ आ रहा है ये पॉइंट? Yes sir. सिर्फ एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, बाकी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बराबर रिएक्शन चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे सभी बच्चों से, ठीक है? यस एंड कुणाल, तो mg नीचे Yes, sir. और n ऊपर, और ये बताओ जरा, जैसे लिक्विड इधर निकल रहा है तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो जाएंगे, या एक काम कर सकते हैं, थ्रस्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी जस्ट अपोजिट होगी, ऐसा कर लो, थ्रस्ट की डायरेक्शन इसकी कंपोनेंट कर लो थ्रस्ट के, जैसे मान लो सपोज करिए इसकी जस्ट अपोजिट, क्योंकि थ्रस्ट मैंने बताया था वेलोसिटी यहाँ की जस्ट ये वर्टिकली तो होगा, तो इसके थ्रस्ट के कंपोनेंट क्या होगा, एफ थ्रस्ट हो गया, ये एफ थ्रस्ट ऐसे कह सकते हो। तो अगर आप बोले ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बनेगा, चेक कर लीजिए कैसे। अगर आप देखो ना इसकी जस्ट अपोजिट बनाओगे तो ये जो चीजें मैंने ऐसे लिखी, थ्रस्ट आपका कहाँ लगा, ये लगा थ्रस्ट, ये थ्रस्ट ऐसे इधर रख लो, जहाँ पर उधर दिक्कत हो रही है उधर लिख लो, इधर मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है। ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या होगा, एफ टी कॉस थीटा आएगा, और इधर क्या आएगा, Yes. एफ टी साइन थीटा आएगा। Fine theta. Yes sir. हाँ इधर एफ टी साइन थीटा, इधर एफ टी कॉस थीटा, क्योंकि थ्रस्ट आपका इधर लगेगा इस वेलोसिटी के ऊपर, और थ्रस्ट की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, थ्रस्ट की वैल्यू आएगी b इंटू डी एम बाई डी टी, क्या आएगा, b इंटू, dm by dt. और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2gh, अभी थोड़ी देर पहले लिखी हम, और dm बाई dt आपको दिया होगा कि इस रेट से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो थ्रस्ट की वैल्यू तो ये हो गई। अब मुझे बताओ क्या अब इसका मैं एक्सेलेरेशन बता सकता हूँ, इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो अलोंग द सरफेस मूवमेंट हो रहा है, Yes sir. वर्टिकली मूवमेंट नहीं हो रहा है, वर्टिकली ये उछल नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ले रहा है, यानी एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा भाई, अरे होगा कि नहीं? Yes. Yes yes. Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पे अगर देखिए किस तरह से हम काम करेंगे, जरा देखो किस तरीके से काम होगा। यहाँ पर अगर आप देख चुके हो कि कौन कौन से फोर्सेस आ चुके हैं, एक तो ये एन आ चुका है और ये वेट आ चुका है, और ये थ्रस्ट फोर्स का कंपोनेंट एक ये आ चुका है, एक ये आ चुका है। बाकी सब चीजों को भूल जाइए, बाकी सब चीजों को भूल जाइए, अंडरस्टैंड? वेलोसिटी क्या है वो ध्यान रखना है, ओके? तो आपने ये देखा कि एफ टी ये है, और ये एंगल जो था हमारा, ये एंगल थीटा था, ये कंपोनेंट क्या है हमारा, एफ टी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट आया हमारा एफ टी साइन थीटा। अब आप देखो, अब चूंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है तो क्या होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊपर का फोर्स बराबर नेट डाउनवर्ड्स फोर्स होना चाहिए, mg तो नीचे लग रहा है ना भाई। Yes. जब भी कुछ किसी दिशा में संतुलन है, पहला नियम न्यूटन का पहला गति का नियम यही है कि अगर वस्तु जिस दिशा में गति नहीं कर रही उस दिशा में नेट बल संतुलित रहता है, यानी ऊपर का बल कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन,
वो वेट और एफटी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। क्यों साइन थीटा को, cos थीटा को क्यों Yes. नहीं? क्योंकि cos थीटा तो क्षैतिज लग रहा है, क्योंकि सर वो सर वर्टिकल लग रहा है vertical- कुणाल। हाँ सर तो अब आपको बैलेंस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, mg प्लस ft साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n, और mg ft की वैल्यू कितनी है, ft की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर 2gh into dm by dt into sin थीटा, ये n के बराबर आ जाएगा। ये अभिलंब प्रतिक्रिया वाला आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। उम्मीद है सभी को समझ भी आ गया होगा। यस समझ आ Yes, गया? sir. ओके, अब हमें ये बताओ जरा, क्षैतिज दिशा में क्या बल आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगा? ये सर, एक बार FT repeat को कर F cos theta. क्या रिपीट करना है कुणाल? मैं सब कुछ बता रहा हूँ, क्या रिपीट करना है मुझे बताइए। सब कुछ मैंने बता रखा, आप उसको वीडियो मैंने आपको उसमें शेयर कर ही दूंगा। अगर कोई चीज यहाँ पे पूरा रिपीट करना है या ये पॉइंट रिपीट करना है? सर ये mg से अच्छा ये, यस देखो ऊपर की दिशा में फोर्स कौन सा लग रहा है, n, और नीचे की दिशा में फोर्स कौन सा लगा, ft sin थीटा और mg लगा। यस सर क्योंकि ये ऊपर की दिशा में गति नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे, इसके नीचे क्या है, फर्श है, ये फर्श के ऊपर नीचे गति नहीं कर रहा है, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, संतुलित है। यस सर तो संतुलन का नियम क्या है, कुल बल 0 होना चाहिए, ऊपर वाला बल बराबर नीचे वाला बल, तो संतुलित हो गया ना। यस सर तो वही किया ना, mg और ft sin थीटा को जोड़ के n के बराबर कर दिया, और ft की वैल्यू यहां से डाल दी। ft मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट लगता है ना, जब कोई भी मास वस्तु से अलग होता है तो उस निकाय पर एक बल लगता है जिसको थ्रस्ट कहते हैं। यस सर ओके, तो ये समझ आ गया। यस सर हाँ, अब मुझे ये प्रश्न हमारा ये है कि क्षैतिज दिशा में बल कौन सा कार्य कर रहा है अभी? क्या क्षैतिज दिशा में संतुलन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले बताओ। क्या FT क्षैतिज cos दिशा theta. है बेटा? FT cos theta. F cos हाँ, theta. ft cos थीटा लग रहा है, तो क्या वो किसी बल से संतुलित अवस्था में है? नहीं क्या सर. वो, क्या ये ft cos थीटा को कोई संतुलित करने वाला है? नहीं सर. नहीं। यस, आप एग्री करते हो? यस, क्षैतिज दिशा में ये ft cos थीटा को संतुलित करने वाला कोई है नहीं, यानी कि क्षैतिज दिशा में क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा? हाँ, एक्सीलरेशन आएगा। हाँ, तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ft cos थीटा शुड बी इक्वल टू m into a आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या है, एक्सीलरेशन, ये क्या है, Acceleration. हाँ, और किस दिशा में एक्सीलरेट होगा, इधर, इस दिशा में। क्यों? बल भी तो इसी दिशा में लग रहा है, उसी दिशा में तो त्वरित होगा। Yes. तो बस निकाल लो, ft की वैल्यू डाल दो। ft की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी √2gh into dm by dt, ये ft हो गया, और cos थीटा और डिवाइड बाई ये m कितना हो जाएगा, मास की जो वैल्यू हो जाएगी, डेंसिटी इनटू आयतन, घनत्व इनटू आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, एरिया कितना है इसका, बीकर का एरिया a है, और हाइट कितनी है, h, H. तो आयतन कितना बन जाएगा, a इंटू h नहीं बन जाएगा, Yes. इंटू त्वरण a, No. तो त्वरण का मान कितना आया, त्वरण का मान कितना आया बताओ जरा। Sir, F cos theta. Nice. हाँ, Nice. त्वरण का मान आएगा √2gh dm by dt cos थीटा अपॉन रो ah, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया? Yes. तो देखो मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज टफ नहीं होती, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो आप कोई भी चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और मजेदार बात आ सकती थी, बताइए वो पूछिए क्या। Yes sir. अगर मैं कह देता है ये जो क्षैतिज तल है ये रफ है, कैसा है, Rough. रफ होगा तो खुरदरापन होगा ना, खुरदरापन, तो उसमें क्या होगा, घर्षण बल आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Yes. आ जाएगा। Person bal.
घर्षण बल। हाँ, बाकी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यार, जैसे सुगाडी रिस्पॉन्स कर रहा है वैसे ही बाकी सुकांता रिस्पॉन्स कर रहा है, वैसे ही बाकी भी रिस्पॉन्स कीजिए भाई। और ये अच्छा है अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं बार बार चीजें, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और हमें चीजों को समझाने में और आसानी मिल जाएगी। अरे बोलो रे यार, यस सर। इसलिए रिपीट इसको रिस्पॉन्स दिया करें। मैं ये कह रहा था, ये इसी में लिख लीजिए, यदि इसी प्रश्न में जो क्षैतिज तल है वो खुरदरा हो जाए, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बिकम्स रफ। अब हिंदी में लिख लीजिए, यदि क्षैतिज तल खुरदरा हो जाए, तो आपसे पूछ सकता है उस खुरदरे तल की मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, ताकि ये जो हमने बीकर लिया वो क्षैतिज दिशा में खिसके ना, खिसके नहीं, मतलब मूव ना करे। क्वेश्चन मेरा ये है, यदि क्षैतिज तल का में घर्षण आ जाए, तो म्यू का मतलब घर्षण गुणांक, इसको बोलते हैं घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक। गुणांक का न्यूनतम मान क्या हो, ताकि वो क्षैतिज दिशा में घिसटे नहीं, स्लिप ना करे, मूव ना करे। अंडरस्टैंड? तो आप जरा अपने दिमाग से मुझे लगा के बताइए क्या होना चाहिए। यस, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस वर्धन? यस सर। ओके, तो बताइए इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। अगर हमने मान लो क्षैतिज तल में घर्षण ले लिया तो कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। देखो क्षैतिज दिशा में जो बल लग रहा है वो Ft का कंपोनेंट लग रहा है, कौन सा? Ft cos थीटा। और फ्रिक्शन बल कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। फ्रिक्शन बल तो म्यू इनटू एन लगता है ना, उल्टा डायरेक्शन में। यस हाँ, तो म्यू इनटू एन किसका मान किससे ज्यादा होना चाहिए? Ft cos थीटा से ज्यादा होना चाहिए। सर। हाँ, अगर इसका म्यू इनटू एन का मान, घर्षण बल का मान इससे कम हो जाएगा तब भी खिसकेगा ये। यस। हाँ, तो अगर ना खिसके, फॉर नॉट स्लिपिंग, फॉर नॉट स्लिपिंग along horizontal, along horizontal, तो क्या होना चाहिए? म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू Ft cos थीटा होना चाहिए। बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, कम ना हो, लेकिन बराबर हो सकता है, बड़ा हो जाए अच्छी बात है, कम ना हो। अंडरस्टैंड? यस यस तो बस म्यू तो म्यू है, म्यू का मान क्या, एन का मान कितना होता है? एम का मान mg के बराबर हो जाएगा, और ft का मान रख दो। ft का मान कितना है? ft का मान हो गया v इंटू dm/dt, v की वैल्यू √2gh हो गया, √2gh इंटू dm/dt cos थीटा। तो यहां से म्यू का मान कितना आ जाएगा? √2gh इंटू dm/dt cos थीटा अपॉन m। लेकिन इस m को इस m से काट मत देना, क्योंकि ये पूरा मास है और dm/dt क्या है? स्मॉल मास प्रति सेकंड निकलने वाला मास है। अरे बोलो ना यार। यस सर। यस सर। ओके, तो उसको काट मत देना। तो ये आपको चीजें इस तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिल सकती हैं, सो आप ध्यान रखा करिए। लॉज ऑफ मोशन में कुछ नहीं होता, अगर आपने फोर्सेस को ठीक से पहले समझ लिया और फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर दिया तो फिर आपका आंसर आएगा ही। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ में हम और भी चीजें बताने जा रहे हैं। जरा देखिए, पिछली क्लास में हमने मोमेंटम और मोमेंटम चेंज कैसे निकाला जाता है वो बताया था। एक मोमेंटम चेंज, क्योंकि न्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया था सेकंड लॉ में कि F बराबर ma जो होता है, वो F जो होता है वो सिर्फ ये जो F बराबर ma जो मैंने लिख दिया, ये इसमें ये वेलोसिटी चेंज के कारण लिखा, इसलिए v चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? v चेंज हो रहा है। और भी एक फोर्थ लॉ बताया था हमने, F बराबर होता है, अगर मास चेंज के कारण लिखते हैं तो लिखते हैं v इंटू dm/dt, ये मास चेंज के कारण लिखा जाता है, मास चेंज हो रहा है। लेकिन तीसरी जो बात, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, मान लो मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो हम फिर आपको पता है मोमेंटम लिखेंगे पहले m इंटू बी होता है,
और फिर हम जब dp बाई dt लिखना चाहेंगे तो हमने दोनों के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसमें दोनों चेंज हो रहे हैं, m एंड b बोथ चेंजेस, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो दोनों के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो फर्स्ट इनटू वेलोसिटी का अवकलन कितना हो जाएगा, dm dv बाई dt। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, प्लस सेकंड, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। चेक कर लो, मास कांस्टेंट जब दो फलन होते हैं तो उनका गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। कुणाल, अवकलन शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप ही हिंदी बैच से हो, बाकी इंग्लिश बैच से, स्टिल में ज्यादातर हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ पाओ ठीक से। यस सर। तो डिफरेंशिएट करना है मास के भी सापेक्ष और वेग के भी सापेक्ष। तो मास के सापेक्ष करेंगे तो ये बनेगा, वेग के सापेक्ष करेंगे ये बनेगा। तो अब ये जो बना dp बाई dt, ये कुल बल आ गया, ये कुल फोर्स हो गया। ये कुल फोर्स बराबर क्या हो गया, m इंटू a के बराबर हो गया ये, और ये हो गया थ्रस्ट के बराबर। किसके बराबर, थ्रस्ट। तो कुल बराबर जो होगा, नेट बल जो बनेगा वो ma और प्लस थ्रस्ट दोनों को मिला के बनेगा। ओके, जो हमारा जो रॉकेट है ना, जो हम लोग जमीन से आसमान की तरफ फेंकते हैं, रॉकेट मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, फेंक तो नहीं सकते, बहुत बड़ी चीज है, तो उसको हमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट करना पड़ता है स्पेस में। उसका क्या होता है, वो प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है इस तरह से। अगर आप देखोगे, आपने कई लॉन्चिंग देखा होगा, रॉकेट की लॉन्चिंग, तो लॉन्चिंग पैड में आपने देखा होगा कि थोड़ी काफी देर पहले उसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है, उसमें अंदर बहुत सारा फ्यूल रहता है, उसको फ्यूल को जलाया जाता है, इजेक्ट करा जाता है। फ्यूल जब बर्न होता है और जैसी टाइम शुरू हो जाता है उसका प्रोजेक्शन का, तो वैसे ये फ्यूल बहुत तेजी से जल के बाहर आता है। जब ये फ्यूल बहुत तेजी से जल के बाहर आएगा, dm बाई dt रेट से फ्यूल बाहर आएगा और वेलोसिटी v आएगी, इसकी फ्यूल की वेलोसिटी v हो गई, तो रॉकेट ऊपर की डायरेक्शन वेलोसिटी v अटेन कर लेगा। इससे क्या होता है, अब जब रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे ना तो इसमें ये वाली वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। आपने अभी एक एग्जांपल देखा था कि कार में जहाँ आगे रही थी और उसमें पीछे था, इस तरीके से था, सबसे पहला केस बताया था, याद हो। तो ऊपर की डायरेक्शन में बहुत तेजी से फोर्स, इसमें फोर्स कौन कौन से आएंगे जरा देखिए। इसमें फोर्स उस समय कौन से, एक mg आएगा नीचे, और एक थ्रस्ट कहाँ आएगा, थ्रस्ट ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं, ऊपर आएगा। यस सर। ओके। तो अगर आप इसमें देखो तो थ्रस्ट ऊपर mg नीचे, तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, ऊपर ही तो होगा। अरे बोलो ना, थ्रस्ट इतना ज्यादा होगा कि mg से भी कहीं ज्यादा हो जाएगा थ्रस्ट, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ft माइनस mg बराबर ma लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो। यस ओके, तो अब ये जो लिखा है ft माइनस mg बराबर ma, तो बस इसी तरह से ये काम करता है, ये लो, है ना, समझ आया। यस सर। चलो, तो ये चीज था कि मोमेंटम चेंज किस वजह से होता है और उसका क्या लॉजिक है वो आपने देखा। अभी जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने एक बॉल ले ली, एक बॉल ले ली हमने, और उस बॉल को हमने एक, ये वर्टिकल फ्लोर है और ये फ्लोर है, और हमने इस बॉल को, m मास की बॉल है, v वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया इसकी तरफ, और ये टकरा रही है, इलास्टिकली टकरा रही है। अब इलास्टिकली कैसे होता है, कोलिजन में मैं बताऊंगा। इलास्टिक में क्या होता है, जिस वेग से टकराती है उसी वेग से रिटर्न हो जाती है। इसको हम लोग इलास्टिक को हिंदी में क्या बोलेंगे कुणाल, इलास्टिक को प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ, क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रत्यास्थ। हाँ, पूर्ण प्रत्यास्थ ये टक्कर हो रही है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, जिस वेग से वस्तु टकराती है उसी वेग से उछलती भी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये बॉडी इसमें टकराई और सेम वेग से उछल गई, तो इसने, वस्तु ने दीवार में कितना बल आरोपित किया, आरोपित बल कितना होगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है, m इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो m मास तो बदला नहीं, डेल्टा v कितना हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा b माइनस माइनस b हो जाएगा।
इसको माइनस बी लिख दो, नहीं ये इधर हो गया ना, ये हो गया माइनस बी माइनस और प्लस बी। चेक करो हमने ये क्या लिखा, फाइनल वेग माइनस अंतिम वेग, फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। तो फाइनल वेग को माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि इस दिशा को हमने धनात्मक माना है, इस दिशा को हमने ऋणात्मक माना है, इसका वेग इधर है इसलिए माइनस बी अंतिम वेग माइनस ये चेंज के लिए माइनस है, और ये प्लस बी इसलिए लिखा क्योंकि इसका वेग इधर है। तो आप देखो ना कितना आएगा, माइनस के ट्वाइस डेल्टा ट्वाइस एम, माइनस के ट्वाइस एम बी अपॉन डेल्टा टी आया। तो बोलो yes sir, yes sir, Yes, डेल्टा टी क्या है, जितनी देर में वो टकरा के वापस आया वो समय। हालांकि डेल्टा टी बहुत कम होगा, कुछ सेकंड्स में होगा, 0.05 सेकंड या 0.02 सेकंड। अरे बोलो ना यार। yes sir, Yes, sir. तो Yes. जितने, तो ये हमारा है। अब ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया कि जो टकराने वाली बॉडी है ना उस पर फोर्स आया ये, क्योंकि yes sir, इस पे फोर्स इधर आया ना, लेकिन ये फोर्स किसमें आया, ये फोर्स ऑन, ये आया हमारा फोर्स ऑन बॉल, बॉल मतलब पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल, ये इसको बॉल कहते हैं। लेकिन अगर हमें दीवार पे फोर्स निकालना है तो जितना बॉल पर फोर्स आएगा उतना ही विपरीत दिशा में बॉल पर फोर्स आएगा। क्यों भाई, अगर आप अगर किसी को आप दीवार में ऐसे मारते हो तो दीवार आप पर फोर्स लगाएगी, तो आप दीवार पे उधर नहीं लगाओगे, अंदर नहीं लगाओगे, yes sir, वही चीज। Yes, तो sir. अगर हमें बॉल पर निकालना तो इसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्वाइस एम बी अपॉन डेल्टा टी ये बनाए। अरे बोलो ना यार। yes Yes, sir. ये तब लिया गया है जब व्हेन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं मान लूं कि कोलिजन इलास्टिक नहीं है, अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है, हटा दो इसको। नहीं सर, रुकिए सर, थोड़ा रुकिए। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है, कुणाल समझ आ रहा है आपको, कुणाल Yes, यादव? sir. हाँ, अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं Yes, है, sir. पूर्णतः इलास्टिक नहीं है, प्रत्यास्थ नहीं है, इलास्टिक मान सकते हो, पूर्णतः इलास्टिक नहीं, प्रत्यास्थ टक्कर नहीं हो रही, तो मान लेते हैं ये बॉल है और बी वेग से टकराया और यू वेग से उछला, तो वेग आपका कम हो गया यू का मान। तो अब इसमें क्या आएगा, जरा बल बताओ, जरा बल कितना लगेगा, बल बॉल पर कितना लगेगा, डायरेक्ट बताओ जरा कितना है, आप अपने दिमाग से बताओ। yes sir, oh sir, बताओ इसका into कहाँ से है, सभी का आंसर आना चाहिए। minus कितना, m into v, m into हाँ v, u minus v, u माइनस बी, पक्का? yes sir, नहीं, यहाँ पे आपने डायरेक्शन में गड़बड़ कर दी, माइनस यू माइनस बी अपॉन डेल्टा टी, तो माइनस को बाहर ले लो, तो ये आएगा आपका m u प्लस बी अपॉन डेल्टा टी, ये आएगा सुकांता। yes sir, yes ओके, तो u माइनस बी नहीं आएगा, ये आएगा। अगर ये किस पे, ये हमारा फोर्स हो गया, उसमें बॉल पे निकालना है तो एक और माइनस लेना पड़ेगा आगे, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर बॉल पर निकालना है पार्टिकल पर, तो इसी में माइनस लगा दो, तो माइनस के m u प्लस बी अपॉन डेल्टा टी। यस बोलिए, क्या बोल रहे हैं? yes, तो ठीक, ये तो सीधा सीधा हो गया कि सीधा टकराया सीधा आया, लेकिन अगर सीधा टक्कर ना होती तब तो क्या होता, मान लो सीधी टक्कर नहीं होती तब क्या होता, मान लेते हैं कि वॉल है ये और इसमें जो टकराने वाली वस्तु है किसी कोण पर जाके टकरा रही है, बोलो ना, yes sir, किसी कोण पर टकरा रही है और ये कोण थीटा बना रहा है, और टकराने के बाद मान लो थीटा ही कोण पर ये उछल भी गई, लेकिन इसका वेग क्या हो गया, इसका वेग इस दिशा में क्या हो गया, बी यू हो गया। क्या हो गया, यू, बी ना हो गया यू हो गया। क्या हो गया, अरे बोलो ना यार। अंदर ये अगर बी हो जाता तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर हो जाती, अगर बी ना हो गए कुछ और वेग हो गया तो टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अंडरस्टैंड? yes sir, कुणाल यादव? Yes, sir.
तो अब हमें करना क्या होगा इसमें, इसको घटक करने होंगे। ये हम एक्स अक्ष मान लेंगे, ये वाई अक्ष मान लेंगे, और इसके दो घटक करेंगे, एक घटक ये आएगा, एक घटक ये आएगा, क्योंकि इसकी दिशा तो ये इधर है ना, ये बी, इसके दो घटक हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये कोण थीटा आएगा, चेक करो, ये थीटा, तो ये थीटा क्यों हो जाएगा, ये और ये समांतर है, तो समांतर कोण, अगर समांतर रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण समान हो जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं? यस सर, यस पैरेलल। हाँ, घटक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट हमारे ये आएगा बी cos थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा बी sin थीटा। कुणाल यादव, यस वर्धन। सर ऐसे ही यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा यू का। ये कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, यू का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा कुणाल, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला कौन सा होगा, यू cos थीटा हो जाएगा कुणाल, यस सर, ये यू sin थीटा हो जाएगा। यस सर, तो अब जरा देखो, अब अगर हमें यहाँ पर बल निकालना, मान लो ये जो वेग टकराने के बाद उछला, उसमें समय कितना लगा, डेल्टा टी का टाइम लगा। तो जब भी जो कोई भी बल लगेगा वो स्थल के लंबवत संवेग परिवर्तन के कारण होता है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल गया, अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे संवेग परिवर्तन में ये वाला क्षैतिज दिशा में भी, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी संवेग परिवर्तन हो रहा है, देखो, क्योंकि यहाँ पे वेग समान नहीं है। अगर ये वेग समान होता ना, जिस वेग से टकराता उसी वेग से वहां ऐसे आता, तो ये वाला कंपोनेंट डिफरेंस लेते तो कट जाता, क्योंकि एक ही दिशा में। लेकिन यहाँ यू और बी समान नहीं है, इसका मतलब अगर मैं इसको इसे चेंज करूंगा, डिफरेंस दूंगा तो कटेगा नहीं। अरे बोलो ना यार। यस तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये पार्टिकल गेंद इस पे बल लगाएगी दीवार पर, वो सिर्फ इस घटक के कारण लगाएगी, इस घटक के कारण के परिवर्तन के कारण लगाएगी। अविलंब मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, इसके दीवार के नॉर्मल दिशा में घटक जो होगा वेग का, उसके परिवर्तन के कारण ही बल लगेगा, ना कि क्षैतिज इसके दीवार के पैरेलल जो भी घटक होंगे उसके परिवर्तन के कारण बल नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, जो दीवार में जो बल लगेगा वो सिर्फ लंबवत घटक के कारण आएगी। तो अगर मैं बल निकालना चाहता हूँ, फोर्स ऑन वॉल, तो क्या करूंगा, यहाँ पे तो प्लस लेना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे माइनस इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वो आगे जाके आगे माइनस से माइनस हो जाएगा। जरा देखो इसको लिखूंगा माइनस की यू cos थीटा, माइनस की कितना होगा बी cos थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब अंदर से जो माइनस आएगा, अब देखो आप ध्यान दो, ये माइनस क्यों आया और ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसके विपरीत जा रहा है इसलिए आया, और ये माइनस चेंज के लिए आया, और ये प्लस क्यों आया क्योंकि इधर जा रहा है। अरे बोलो ना यार। और ये आगे माइनस क्यों लगाया, सर मास भी आएगा, यस मास भी आएगा। वो मास मैं घटक लिखने में इतना व्यस्त हो गया कि मास को भूल गया लिखना। अरे बोलो ना यार। यस यस सर, हाँ, तो अब देखो इसमें क्या होगा, देखो प्लस हो गया कि नहीं होगा, देखो एम, ये एम cos थीटा, ये आएगा यू प्लस बी अपॉन डेल्टा टी, ये आपका फोर्स ऑन बॉल आ गया है बेटा। पहले माइनस क्यों